अब ये जितनी चीज़ें हमने ऊपर आपको लिखी हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हो गया, विटामिन हो गया और मिनरल एसिड, वाटर और न्यूक्लिक एसिड, इसमें से ये इतनी चीज़ें हैं, यानी कुछ तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ आपके हेरिडिटरी मटेरियल हैं और कुछ आपके बिल्डिंग मटेरियल हैं। जैसे हमको घाव लग जाए या कोई हमारी सेल डैमेज हो जाए तो वहाँ पे किसका रोल होगा, और कुछ हैं मेटाबॉलिक रेगुलेटर। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ले रहे हैं तो ये डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि हमारी बॉडी में गया और कंज्यूम हो गया, वो पहले कुछ ब्रेकअप होता है उसका, छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूटते हुए लास्ट में, जैसे प्रोटीन है तो वो लास्ट में आपका अमीनो एसिड तक जाएगा, उसके बाद जाके उसका मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होगा, उसके बाद वो डाइजेस्ट होगा। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें किस में आती हैं? सबसे पहले एनर्जी प्रोड्यूसर में कौन कौन सा जाएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट और फैट, फैट और लिपिड, कहीं कहीं लिपिड भी लिखा रहता है। तो फैट और लिपिड में इतना डिफरेंस है कि लिपिड आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है और फैट जो हमारी बॉडी के नीचे ऑयली मटेरियल जितना होता है वो सब क्या है? फैट है। दोनों में इतना ही डिफरेंस है। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें फैट ही वर्ड यूज़ करना है, और कहीं हम अगर केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? लिपिड। दोनों में इतना डिफरेंस है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट से हमको क्या मिल रहा है? एनर्जी। बिल्डिंग मटेरियल क्या है? यानी हमारा कहीं सेल डैमेज हो गया या हमारा कहीं उनको चोट लग गई तो हमें हीलिंग के लिए उसको क्या जरूरत होगी? प्रोटीन की। प्रोटीन आपका क्या है? बिल्डिंग मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हम डीएनए, आरएनए ये सब कुछ पढ़ते हैं। तो ये क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कुछ भी हमारा जा रहा है, जीन्स हमारे जा रहे हैं, तो वो सब किसकी वजह से है? ये हेरिडिटरी मटेरियल की वजह से। इसके बाद मेटाबॉलिक रेगुलेटर कौन से हैं? विटामिन और मिनरल एसिड और वाटर, ये सब हमारे क्या हैं? मेटाबॉलिक रेगुलेटर। जब अगर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होगी तो ये सब चीज़ें हमारी काम आएंगी। कुछ ना कुछ ऐसे जो है मिनरल्स होंगे, कुछ सॉल्ट ऐसे यूज़ होंगे जो कि उसको तोड़ने का काम करेंगे, छोटे छोटे कंपाउंड्स में उसको ब्रेक करेंगे। तो आपके लेवल पे छोटा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, जैसे ये 3-4 नाम दे दिया और पूछ लिया बिल्डिंग मटेरियल कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है दूसरा वर्ड, हो गया? नहीं बिल्डिंग किसी में, अरे वो नहीं, ये मार कर दो। फिल हो गया सभी में? करते जाया करिए, तुरंत नोट भी करते जाया करिए, क्योंकि नोट करने के लिए रुकेंगे तो हो गया प्रोग्राम। नोट हो गया। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, इन सब में सिर्फ एक वर्ड का अंतर है। यहाँ ए है, यहाँ आई। अगर कहीं पे ए लगा हुआ है यानी मैक्रो वर्ड है और कहीं पे माइक्रो वर्ड है। मैक्रो मीन्स कोई चीज़ ज़्यादा, माइक्रो मीन्स कम। अगर कहीं भी, यहीं पे नहीं, कहीं भी अगर ये दोनों वर्ड्स आते हैं तो कहीं भी अगर मैक्रो लिखा है तो उसका मतलब समझिए कि वो चीज़ हमें ज़्यादा चाहिए और माइक्रो मीन्स हमें कम चाहिए। तो यहाँ पे मैक्रो में आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इन 3 चीज़ की ज़रूरत हमें ज़्यादा होगी। और माइक्रो में हमें क्या क्या चाहिए होगा? कम। मिनरल एसिड, विटामिन और वाटर तो हम ज़्यादा लेते हैं। ये दोनों चीज़ें हमको कम चाहिए होंगी और ये तीनों चीज़ें ज़्यादा चाहिए होंगी। अगर मैक्रो पूछेगा तो आप इनमें से टिक करेंगे और अगर माइक्रो पूछेगा तो इनमें से टिक करेंगे। ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये हो गया।
C फॉर कार्बोहाइड्रेट है, P फॉर प्रोटीन। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, इधर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर हम 1 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो हमें कितना एनर्जी मिलेगा? 4 किलो कैलोरी। और अगर कार्बोहाइड्रेट फैट दोनों में सेम होता है, इसलिए मैंने इसको एक साथ लिख दिया है। इसके बाद फैट में आपको मिलता है 9.3 किलो कैलोरी, यानी हमको प्रति ग्राम पर हाँ पर ग्राम। अगर कोई चीज़ हम पर ग्राम यानी कोई चीज़ ग्राम में इंटेक करते हैं तो इतनी एनर्जी हमें तुरंत मिलेगी। एक पर्सन को कितनी एनर्जी चाहिए होती है? एक स्वस्थ इंसान को जीवन जीने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 2800 किलो कैलोरी। ठीक है, पूरे जीवन नहीं, पर डे, डेली हमें इतना इंटेक करना है, 2800 किलो कैलोरी। ठीक है, 2800 बहुत ज़्यादा थोड़ी होता है। अगर हम 1 कप चाय भी पीते हैं तो हमें 200 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाती है तुरंत, 1 कप चाय। इसीलिए चाय सोच समझ के पिया करिए, चाय ज़्यादा मत पिया करिए। अगर आपने 10 कप पी ली तो हो गया, आपका पूरे दिन का इंटेक हो गया, काम खत्म। ठीक है, हाँ, तो काम खत्म हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा हमें हर चीज़ से, जैसे मीठी चीज़ें हैं, मान लीजिए इंस्टेंट हमको एनर्जी चाहिए तो हम क्या करेंगे? मीठी चीज़ें इंटेक करते हैं, उसमें क्या है? फैट है। फैट से तुरंत ही हमें एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन, आप ब्लैक बोर्ड पर जितनी चीज़ें लिखी उसको रिवाइज करो, तुरंत इसको इरेज करें। पहली चीज़ है आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एसिड, वाटर और न्यूक्लिक एसिड, इतना तो आपको नाम याद होना चाहिए। इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, एनर्जी किससे किससे प्रोड्यूस होती है? कार्बोहाइड्रेट और फैट से। इसके बाद बिल्डिंग मटेरियल, प्रोटीन। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच इज अ बॉडी बिल्डर, तो आप क्या बताएंगे? प्रोटीन। बिल्डिंग मटेरियल मीन्स बॉडी बिल्डर, जो कि हमारी बॉडी को बिल्ड करे, मेंटेन करे, वो क्या है? प्रोटीन। हेरेडिटरी मटेरियल क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, इसी में ब्रैकेट में जिसको नहीं पता है DNA RNA लिख लीजिए। इसके बाद मेटाबॉलिक रेगुलेटर क्या है? विटामिन और मिनरल एसिड। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। नहीं दिख रहा है क्या? तो इसको उठा के थोड़ा उधर कर दो, इतनी एनर्जी तो है ही तुम लोग के पास। अरे 2 लोग को बुला लो। अब अपनी चेयर थोड़ी और इधर कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व। उसको इधर, थोड़ा इसको इधर, सिर्फ दिखने लगा, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रो और माइक्रो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी मिल रहा है और फैट से 9.3 किलो कैलोरी, और एक पर्सन को चाहिए 2800 कैलोरी पर डे, किलो कैलोरी। बच्चों को कितना चाहिए? 2200 किलो कैलोरी। ठीक है, अब इसको हम इरेज करना है। इसमें जितनी चीज़ें याद करने की थी आप समझ गए हैं। अब बात आ रही है वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, फैट सॉल्युबल कौन से हैं। वाटर सॉल्युबल कौन से हैं? जो पानी में घुलनशील हैं। कौन से होते हैं? जैसे बी और सी, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, बी और सी।
फैट सॉल्युबल A D E K, बायोलॉजी केमिस्ट्री जो कि मैं पढ़ा रही हूँ, क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल हो गया। और इसको याद कर लीजिए एडेक, ADEK एडेक, ठीक है। BC बायोलॉजी केमिस्ट्री वाटर सॉल्युबल और एडेक जो कि फैट सॉल्युबल। अब यहाँ पे और किसी को भी कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं दिया जाता है। बी को कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऐसा बोला जाता है। तो कॉम्प्लेक्स उसके पीछे क्यों लगा? कॉम्प्लेक्स इसलिए लगा है कि बी में भी कई सारे विटामिन होते हैं। आप देखिए B1 B2 B3 सब आप पढ़ते हैं, तो कई सारे विटामिन का कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए उसका नाम दिया जाता है कॉम्प्लेक्स। और उनका रासायनिक नाम भी सभी का पूछा जाता है। कितने टाइप के होते हैं? B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12। खत्म। कितने टाइप के हो गए? गिनो। 8, ठीक है। 8 तरह के होते हैं। अब इन सब का केमिकल नेम बताते हैं। B1 का क्या होता है? कहाँ 7 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे वाला नहीं दिख रहा। B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन। आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीधे सीधे नाम पूछा जाता है और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, सीधे सीधे ये क्वेश्चन बनता है। B3 का नाम नियासिन, B5 का पैंटोथेनिक एसिड, 6 का पायरिडॉक्सिन, 7 का बायोटिन, 9 का फॉलिक एसिड, 12 का साइनोकोबैलेमिन। इन सब के पहले केमिकल नेम आपको याद कर लेने हैं। और B2 को GB कहते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं ऐसे G, और बायोटिन को HB कहते हैं। आजकल ये क्वेश्चन में खूब पूछा जा रहा है क्योंकि B1 B2 सब जान गए हैं। G H अब थोड़ा सा नया है, इसलिए इसको जरूर पूछ रहे हैं। हिंदी में भी यही नाम होता है। जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखना है, जिसको जैसे याद होता है वैसे लिख लीजिए। हिंदी में भी नाम चेंज नहीं है, यही है। B1 का थायमिन, जिसको नहीं दिख रहा है मैं बोल दे रही हूँ, थायमिन। B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं इसको, निकोटिनिक एसिड, नियासिन या निकोटिनिक एसिड। B5 पेंटोथेनिक एसिड, 6 का पायरिडॉक्सिन, 7 का बायोटिन या विटामिन H। ये खूब पूछा जा रहा है। विटामिन H इज नोन एज विटामिन B7। इसके बाद B9 फॉलिक एसिड, इसके बाद B12 साइनोकोबैलेमिन, साइनोकोबैलेमिन, साइनोकोबैलेमिन। इसमें कोबाल्ट होता है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। विटामिन B12 में जो आपका एलिमेंट पाया जाता है वो कोबाल्ट होता है। लिख गया यहाँ तक? तुम खड़े क्यों? तो यहाँ बैठ जाओ, इधर कहीं इनके पास आके बैठ जाओ। अरे इधर बैठ जाओ, इधर वो सिंगल बैठा है उसको उधर बैठ जाओ। अब दिखने लगा होगा।
किलियोसिस या कोलोसिस, दोनों एक ही चीज़ें हैं। बेरी बेरी कोलोसिस या किलियोसिस, इंग्लिश में किलियोसिस कहते हैं, हिंदी में कहीं कहीं कोलोसिस भी लिखा मिलेगा, दोनों सेम ही बातें हैं, कोई फर्क इसमें नहीं है। नियासिन, इसकी कमी से पेलेग्रा, B5 की कमी से B6 और B7, इसकी कमी से कंबाइंड एक तो स्किन डिजीज और इसकी कमी से एनीमिया कह लीजिए, या हिंदी में बहुत जगह लिखा हुआ है इसको रुधिर क्षीणता, रुधिर क्षीणता और नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसमें स्किन डिजीज और ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम और ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम बोल दे रहे हैं। पहला तो आपका B1 बेरी बेरी, दूसरा किलियोसिस, B3 पेलेग्रा रोग और B5 B6 B7, इन तीनों से स्किन डिजीज होता है। स्किन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होगी, हिंदी में चर्म रोग लिखा रहता है, चर्म रोग, डर्मेटाइटिस, और ये जितने भी रोग स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी और ग्रोथ नहीं होगी, जैसे प्रॉपर ग्रोथ हमारी एज के अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए अगर नहीं हो रही है तो इसमें इन सब विटामिन की कमी चल रही है। आज समय हमारे बाल वाइट हो जाएं तो समझिए ये सब विटामिन की कमी है, यानी B5 से लेकर B5 B6 और B7 इतने की कमी हो रही है। और B9 और B12 अगर इनकी कमी है तो हमारा क्या होगा, हम एनीमिक हो जाएंगे, हमारे पास हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हमारा जो ब्लड होगा वो प्रॉपर नहीं वर्क करेगा, ब्लड क्लॉटिंग भी कभी कभी नहीं हो पाती है। इन सब की कमी से ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे फर्स्ट है आपका बेरी बेरी, बेरी बेरी की वजह से क्या होता है, हमारा मसल्स जो होता है पूरी तरह से रिएक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, सब कुछ प्रॉपर ग्रोथ होती है, वो सब नहीं होती है, और जो हमारी यादाश्त होती है बहुत जल्दी जल्दी हम चीज़ें भूलने लगते हैं, तो समझिए हमको ये सब हो रहा है। B1 की कमी। कोलोसिस में क्या हो रहा है, हमारा जो लिप्स होता है, जैसे ये साइड का कभी कभी देखिए फटने लगता है, कभी कभी लिप्स भी हमारे फटने लगते हैं, होता है ना, तो उस समय पे हमें क्या हो रहा है, किलियोसिस हो रहा है, यानी विटामिन B2 की कमी हो रही है। पेलेग्रा में हमारी स्किन खराब होने लगती है, जैसे स्किन पे हमारे दाने वाने सब निकलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये स्किन डिजीज आप समझी रहे हैं, स्किन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होंगी वो सब आपका इसकी कमी से हो रहा है। ये आप समझ गए हैं कि RBC हमारी ये सब हीमोग्लोबिन वगैरह प्रॉपर हमारा नहीं है, कम हो रहा है, तो ये सब की कमी से होगा। ठीक है, तो इसमें याद करने की चीज़ें आपकी क्या हो गई, सबसे पहले इनका जो केमिकल नेम है ये याद होना चाहिए, दूसरा G किसको कहते हैं और H किसको कहते हैं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ये आपको रटा होना चाहिए। इसके बाद किसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है वो आपको याद होना चाहिए। 3 चीज़ें हैं इसमें याद करनी, पहले इसको एक बार देख लीजिए, सही से लिख लीजिए, उसके बाद इसको शुरू करें। हो गया? इसके बाद शुरू करते हैं फैट सॉल्व। ये करते हैं इसको, एक दो लाइनें और इसमें थोड़ा जोड़ लीजिए।
नहीं करना है, हमको अलग दिखाना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अभी हम बोल देंगे पहला वाला B1 है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड। जब आपका मेटाबॉलिज्म होगा यानी कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड को तोड़ा जाएगा, उस समय पे आपका B1 B वर्क वहाँ पे करेगा, वहाँ पे इसकी भी नीड होगी। कभी कभी जब क्वेश्चन बहुत टफ पूछा जाता है तो यहाँ से बन जाता है। नाम तो बहुत दिन से बच्चे रट रहे हैं, मान लो यहाँ से बन गया तो कम से कम आपकी कॉपी में लिखा रहेगा, तो आपकी आँख के सामने से एक बार तो गुजरा होगा, नहीं तो सीधे एग्जाम में गुजरेगा फिर। और दूसरा है B2 कंपोनेंट ऑफ FAD FMN। ये क्या है? दोनों कोएंजाइम है। किसी भी अगर FMN और FAD कोएंजाइम के समय में अगर यहाँ पे अगर यूज हो रहा है कुछ भी, तो आपका कौन सा विटामिन यूज होगा? B2। ऐसे ही आपका NAD NADP यूज होता है, ये इलेक्ट्रॉन को ले जाने और ले आने का काम करता है, वहाँ पे यूज होगा तो आपका B3 यूज होगा। इसके बाद B5 यूज होगा ग्रोथ के लिए। हमारा अभी लिखा ही है कि इसकी कमी से क्या होता है, ग्रोथ हमारी प्रॉपर नहीं हो पाती, तो हमारी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंस है। इसके बाद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन के लिए यूज है हमारा पायरिडॉक्सिन। और B7 के लिए हो गया सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड। इसके बाद बच रहा है 2। अब ये जैसे ब्लड कैप्सूल्स वगैरह बनना होता है हमारा, जैसे RBC हमारा 120 दिन में डिस्ट्रॉय हो जाता है, और WBC 1 से 4 दिन। WBC जो ग्रैनुलेटेड WBC होता है वो 1 से 4 दिन में, और जो अग्रैनुलेटेड होता है वो कुछ दिन से लेकर कुछ मंथ तक। तो वो जब डिस्ट्रॉय होगा और नया बनेगा, तो उसकी अगर सिंथेसिस हो रही तो वहाँ किसी न किसी विटामिन की जरूरत हो रही है, तो वहाँ पे आपका यूज होगा फोलिक एसिड और साइनोकोबैलेमिन। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ब्लड कैप्सूल्स। मैम ये FAD और FMN ये क्या होता है? दोनों कवर के, क्योंकि दोनों आपके क्या कर रहे हैं, इनकी कमी से RBC हमारी डाउन हो रही है। RBC का निर्माण प्रॉपर करने के लिए यूज होगा। दोनों इसलिए कॉमन लेके चल रहे हैं कि आपको याद करने में दिक्कत ज़्यादा ना हो, इसीलिए एक साथ ऐसे लिखा है। NAD का फुल फॉर्म लिख लीजिए, निकोटीन एडेनिन। उसकी जरूरत नहीं है आपको, लेकिन चाहिए तो लिख लीजिए निकोटिनामाइड। NAD का फुल फॉर्म लिखिए, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको लिखना है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही P का नाम है फॉस्फेट, उसके आगे जुड़ जाएगा फॉस्फेट बस। FAD का फुल फॉर्म लिख लो, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FMN का है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD का है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। D फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड, F फॉर फ्लेविन, A फॉर एडेनिन, M फॉर मोनो। हो गया इतना? 10 मिनट।
अब इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा, फिर इरेज करें। अब यहीं पे सी भी कर लेते हैं तो आपका ये वाटर सॉल्युबल खत्म हो जाएगा। सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ गर्मी लग रही है, हमको भी लग रही है। एस्कॉर्बिक एसिड गर्मी सभी को लग रही है, वहाँ ज़्यादा लग रही, जगह बदलते रहो, रोटेट करते रहो। अरे ब्रेक क्या दे दें, अभी 10 मिनट और रुको, फिर ब्रेक देते हैं। पहले इसको रिवाइज कर लो, फिर ब्रेक दे देते हैं, ठीक। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? खट्टे, जितने भी आपके खट्टे फल हैं वहाँ पे पाया जाएगा विटामिन सी। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आंवले में, ठीक है, सबसे ज़्यादा आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। बाकी खट्टे फलों में तो होता ही होता है, ठीक है। किशमिश में क्या पाया जाता है? किशमिश विटामिन सी। विटामिन बी थ्री किशमिश में पाया जाता है। और दो फल और है भाई, इसको भी सुन लीजिए। एवोकैडो कोई फल है? पपीता। एवोकैडो, पपीता, किशमिश, इसमें विटामिन बी3 पाया जाता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए बता रहे हैं। एवोकैडो, पपीता और किशमिश, इसमें विटामिन बी3 पाया जाता है। एवोकैडो एक फल है, पपीता और किशमिश, इन तीनों में विटामिन बी3 पाया जाता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए स्पेशली इसको बता रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हो, बहुत दूर मत चले जाना, यहीं आसपास, बस 5 मिनट। थोड़ा बाहर तक हवा लेके जल्दी से आ जाओ, दूर नहीं जाना है, सिर्फ 5 मिनट। अब